दोस्तों जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ इस तेंदुए ने कीचड़ में एक मड फिश का शिकार किया है, किंतु शिकार करने के पश्चात इस तेंदुए को कीचड़ से बाहर निकलने में बेहद ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के दलदल में फंसकर हर वर्ष लाखों जीव मारे जाते हैं। वहीं एक जीव हिप्पोपोटामस इस कीचड़ को ही अपना घर मानता है। ऐसे कीचड़ में चलने में हिप्पो को कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी ओर भले ही तेंदुआ कीचड़ में ना चल पाए, लेकिन पेड़ों पर चढ़ने में तेंदुओं का कोई सानी नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में ऐसे ही विशेष जानवर और उनकी विशेष खूबियों के बारे में जानते हैं। हिप्पोपोटामस और कीचड़। दोस्तों लंबे समय तक वही प्रजातियां खुद को जीवित रख सकी हैं जिन्होंने बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने में सफलता पाई है। वहीं जो जीव बदलते परिवेश के अनुसार ढलने में नाकाम रहे वो जीव जल्द ही विलुप्त हो गए। माना जाता है कि हिप्पो के पूर्वजों ने लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व ही पानी और कीचड़ में रहना शुरू कर दिया था। आज समुद्र में रहने वाली वेल्स और कीचड़ में रहने वाले हिप्पोज के पूर्वज एक ही जीवों को माना जाता है। वेल्स ने जहां समुद्र को अपनाया, वहीं हिप्पोपोटामस ने कीचड़ को अपना घर बनाया। हिप्पो को कीचड़ या दलदल से बाहर निकलने में कोई परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कीचड़ और दलदल से बाहर निकलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। आपने ये जरूर सुना होगा कि यदि आप कभी दलदल में फंस जाए तो बाहर निकलने के लिए कोई हड़बड़ी ना मचाए। आप जितना ज़्यादा हिलोगे डुलोगे उतना ही अधिक तेज़ी से दलदल में धंसते जाओगे। आपने ये भी सुना होगा कि आप किसी लाठी को दलदल पर समतल रखकर फिर खुद के शरीर को लाठी की सहायता से ऊपर की ओर धकेलते हुए आसानी से दलदल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लाठी आपके शरीर के मुकाबले में अधिक बड़े इलाके को घेरती है। इसलिए लंबे इलाके में दबाव पड़ने के कारण लाठी के नीचे धंसने की गति भी कम होती है। बस हिप्पो का शरीर कुदरती रूप से कुछ ऐसा ही होता है। इनके पैर बहुत छोटे होते हैं और शरीर काफ़ी चौड़ा। इनका चौड़ा शरीर दलदल के बड़े हिस्से पर एक समान दबाव डालता है, जिस कारण हिप्पो दलदल में जल्दी से नहीं धंसते। वैसे हिप्पोपोटामस में एक और अनोखी खासियत भी होती है, वो ये कि पानी में रहने के बावजूद भी ये तैर नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ये खासियत थोड़े ही हुई, ये तो कमी हुई, लेकिन तथ्य को उल्टा करके समझे, यानी तैर ना सकने के बावजूद भी हिप्पो सारा दिन पानी में आसानी से रह लेते हैं। असल में हिप्पो का शरीर उनके आकार की तुलना में कहीं अधिक भारी होता है, इसलिए हिप्पो पानी में तैरते हुए नहीं बल्कि अपने पैरों से जमीन को धकेलते हुए ही आगे बढ़ पाते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जल पर रखने से अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही जल को हटाती है। यदि हटाए गए जल का भार वस्तु के भार से कम है तो वो वस्तु डूब जाएगी। वहीं यदि हटाए गए जल का भार वस्तु के भार से अधिक है तो वो वस्तु तैरने लगेगी। तैरने के इस सिद्धांत पर हिप्पोज का शरीर खरा नहीं उतरता, क्योंकि पानी में घुसने पर हिप्पो के शरीर द्वारा हटाए गए पानी का भार हिप्पो के कुल भार से कम होता है, इसलिए हिप्पो पानी में डूब जाते हैं। किंतु अपनी सांस रोकने की अद्भुत क्षमता के कारण ये लंबे समय तक पानी के भीतर खुद को जिंदा रख सकते हैं। जानकार मानते हैं कि हिप्पो आसानी से 15 मिनटों यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर आधा घंटे तक पानी के भीतर सांस रोके रह सकते हैं, और इतने लंबे समय में ये आसानी से पानी के अंदर ही चलते हुए कई किलोमीटर लंबी दूरी तय करके किनारों पर आकर दोबारा एक लंबी सांस लेकर वापस गोता लगा जाते हैं। तेंदुए और पेड़। दोस्तों हम मानते हैं कि पेड़ों पर चढ़ने में बंदर सबसे माहिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी बंदर को पेड़ों पर चढ़ने के मामले में तेंदुए से मुकाबला करना हो तो बंदर हार जाएगा। तेंदुए पेड़ों पर बंदरों की तुलना में अधिक गति हासिल करते हुए बंदरों का शिकार करते हुए भी देखे जा सकते हैं। जरा इस वीडियो में देखें, यहाँ ये तेंदुआ खुद से भारी इम्पाला को उठाकर बड़ी ही आसानी से बिल्कुल सपाट पेड़ पर चढ़ रहा है। दरअसल न सिर्फ तेंदुआ बल्कि घरेलू बिल्ली से लेकर बाघ जैसी भारी भरकम बिल्लियां भी आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाती है। आपने अक्सर बचपन में किस्से कहानियों में सुना होगा कि जंगल में यदि आपका सामना किसी शेर से हो जाए तो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। असल में ये कहानियाँ उन लोगों ने लिखी है जो ना कभी जंगल में गए और ना ही उन्होंने कभी शेर को देखा। वास्तव में
शेर या बाघ किसी भी इंसान की तुलना में अधिक तेज गति से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। पेड़ों पर चढ़ने में बिल्ली परिवार को मदद करते हैं इनके शानदार पंजे। ये पंजे रिट्रैक्टेबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि बिल्लियों के पंजे हमेशा इनकी खाल के भीतर छुपे रहते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ये पंजे बाहर निकलते हैं, जिस वजह से इन पंजों का जमीन से संपर्क काफ़ी कम होता है और इन पंजों के नाखून बेहद नुकीले बने रहते हैं। यदि मुकाबला कुत्तों के परिवार से किया जाए तो बिल्ली परिवार के पंजे कुत्तों की तुलना में बेहद ही अधिक मजबूत और बड़े भी होते हैं। ये माना जाता है कि एक तेंदुए को सिर्फ उसका एक नाखून पकड़कर ही उठाया जा सकता है। इस तरह से उठाने पर भी तेंदुए का नाखून नहीं उखड़ेगा, बल्कि तेंदुए के पूरे शरीर का वजन वो अकेला नाखून ही आसानी से झेल लेगा। बिल्लियों के पंजों में कुत्तों की तुलना में अधिक मांसपेशियां और अधिक क्रिया भी होती है। कुत्तों के पंजे उनके शरीर के मुकाबले में काफ़ी छोटे और कमज़ोर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि एक छोटी सी घरेलू बिल्ली के पंजों का आकार भी करीब करीब एक कुत्ते के पंजे के आकार के बराबर ही होता है। बिल्लियों के पंजे और टांगे अधिक चौड़ाई तक और अधिक अलग अलग दिशाओं में मुड़ सकती है। बिल्ली परिवार न सिर्फ पेड़ों पर चढ़ने में बल्कि छलांग मारने और झपटने में भी कुत्तों की तुलना में अधिक माहिर होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि पालतू बिल्लियां भी अक्सर अलमारी या मेज जैसे किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर ही आराम करती हैं, क्योंकि बिल्लियों का विकास खुद को दूसरों से ऊंचा और श्रेष्ठ समझने के साथ ही हुआ है और कुदरत ने इन्हें ऊंचाइयों पर रहने के अनुसार ढाल दिया है। जिराफ और लंबी गर्दन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिराफ की गर्दन बेहद लंबी होती है। भला आखिर क्यों? ये जानने के लिए हमें डार्विन द्वारा दिए गए सिद्धांत को समझना होगा। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। मानवों के पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे। जैसे जैसे वो बंदर अलग अलग तरह की जगहों में जाकर रहने लगे तो धीरे धीरे ज़रूरतों के अनुसार ही उनमें अलग अलग बदलाव भी आना शुरू हो गए। ये बदलाव आज तक जारी हैं। एक ही माता पिता से जन्मी संतानों की कद काठी अलग होना इन्हीं बदलावों की वजह से ही संभव हो पाता है। जिराफ का शरीर भी इन्हीं परिवर्तनों से गुजरा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि घास चरने वाले जीवों की कोई प्रजाति ऐसे स्थानों पर चली गई जहां बेहद ही ऊंचे पेड़ होते थे। इन पेड़ों को खाने के प्रयासों के चलते ही जिराफ की गर्दन भी अधिक ऊंची होने लगी। वैसे ऊंची गर्दन से जहां जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है, वहीं इस गर्दन का इन्हें एक नुकसान भी होता है। असल में जीवों के शरीर में सबसे अधिक रक्त का इस्तेमाल दिमाग ही करता है। इसलिए अपनी 2 मीटर लंबी गर्दन से होते हुए मस्तिष्क की कोशिकाओं में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए जिराफ के दिल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी कारण से सामान्य स्तनपायी जीवों की तुलना में जिराफ का ब्लड प्रेशर करीब 2 गुना अधिक होता है। यानी जिस ब्लड प्रेशर पर हम इंसानों को हार्ट अटैक आ जाएगा, उतना ब्लड प्रेशर जिराफ जैसे जीव के लिए बिल्कुल सामान्य है। एक जिराफ का हृदय 2 फीट लंबा भी होता है और ये बेहद ही तेज प्रेशर के साथ बहुत ही अधिक मात्रा में रक्त को आगे बढ़ाकर जिराफ को जीवित रखता है। हृदय के साथ साथ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए जिराफ के फेफड़े भी काफ़ी बड़े होते हैं। इन बड़े फेफड़ों के कारण जिराफ जमीन पर अधिक देर तक नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसके खुद के वजन का दबाव पड़ने की वजह से ये बड़े फेफड़े दब जाते हैं और जिराफ सांस नहीं ले पाते। यही वजह है कि बेचारे जिराफ को सोना भी खड़े होकर ही पड़ता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति ने हर एक जीव को अनोखी विशेषताएं प्रदान की हुई हैं और ये विशेषताएं परिवर्तनशील हैं। जानवरों के रंग रूप से लेकर इनकी क्षमताओं तक में रहने की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है और ये परिवर्तन ही इन्हें नई परिस्थितियों में जिंदा रखता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।